एनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइंस में आज यहां पर पंजाब की बारिश से आफत ही है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर जान माल को हानि हुई है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर को लेकर भी चिंताएं हैं। पैडी की फसल यहां पर मानी जा रही है कि उसको काफ़ी डैमेज है। क्या कुछ है डिटेल्स, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर अब माना जा रहा है कि दिवाली तक ही हम यहां पर सोने को 1,20,000 सवा लाख तक शायद जाता हुआ देख सकते हैं। जो 1,08,9 हज़ार के लेवल्स थे दिवाली और इस साल के अंत तक, वो ऑलरेडी हमने पूरे होते हुए देखे हैं। अब यहाँ से क्या सेंस बन सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ सबसे पहले निर्मल बैंक से कुणाल शाह जुड़ रहे हैं। कुणाल नमस्कार, कैसे देखते हैं आप सोने के प्राइसेस? जिस तरह की यहाँ पर तेजी है, ऑलमोस्ट 36-38% के गेंस इस साल में सोने ने हमको दिए हैं। $3,600 एन आउंस अब पार हो चुका है। यहाँ से आपकी क्या सेंस है? देखिए, जो हिसाब से अमेरिका के डेटा आ रहा है तो क्लियरली दिखा रहा है कि वर्ल्ड में, स्पेशली अमेरिका में जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे जॉब मार्केट में 5 महीने से लगातार पेरोल्स घट रहे हैं, जॉबें कम हो रही है। और आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड डेलिक्वेंसी अमेरिका की 1 ट्रिलियन से बढ़ के 1.2 ट्रिलियन हो गई है। मॉर्गेजेस में स्लिपेजेस आना चालू हो गया है। सो हाउसिंग, जॉब मार्केट, क्रेडिट कार्ड मार्केट, सब मार्केट दिखा रहे हैं कि वहाँ की इकोनॉमी में खराबी आने वाली है। सो फेडरल रिजर्व को एग्रेसिव रेट कट करना पड़ेगा। रेट कट का जो मुंह आने वाला है, आने वाले 3 महीने में 2 या 3 रेट कट आ सकते हैं, तो वो रेट कट को गोल्ड की मार्केट पहले से डिस्काउंट कर रहा है। सो कोई मंदी नहीं, आज नीचे खुला है, लेने के लिए नीचे खुला है, बाय कीजिए। ये ऊपर जाने वाला है। $3,700 पहला टारगेट और सिल्वर का $45 पहला टारगेट। सो यहाँ से फ्रेश तेजी की एक्सपेक्ट करना, डरना मत, डिप पे बाय करना और बने रहना। वॉलेटिलिटी आती रहेगी, ये लेवल पे स्विंग बड़े आ सकते हैं, बट बड़ी मंदी की इसलिए गुंजाइश नहीं है कि फिजिकल मार्केट में इतने प्राइस बढ़ने के बावजूद फिजिकल मार्केट इज नाउ एट प्रीमियम देन द फ्यूचर्स। तो जनरली क्या होता था कि ऐसे टाइम में जब गोल्ड में इतनी बड़ी रैली आती थी, 10,000 रुपए की रैली आती थी, तब फिजिकल डिस्काउंट में बिकता था क्योंकि डिमांड कम है और फ्यूचर प्रीमियम में रहता था। पर अभी फिजिकल प्रीमियम में आ गया है। सो ये इंडिकेट कर रहा है शॉर्टेजेस जो मार्केट में डेवलप हो रही है। चाइना हर एक भाव पे गोल्ड बाय कर रहा है। सो शॉर्टेज डेवलप हुई है जो गोल्ड में, वो दिखा रहा है। सो ये आज जो नीचे आया है, लेने के लिए नीचे आया है, बाय कीजिए। $3,700 का टारगेट और इंडिया में 1,11,000 12,000 का टारगेट शॉर्ट टर्म में। सो बाय इट डिप्स, दैट इज द व्यू फ्रॉम अस। 1,12,000 रुपए का टारगेट यहाँ पर सोने के लिए। कुणाल, ये साल के अंत तक है, दिवाली तक है? बहुत, या दिवाली के पहले ही आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपने जो शो स्टार्ट किया वो भी एकदम हाई में ही स्टार्ट किया कि दिवाली तक ही जो रिपोर्टें आ रही है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो विद द फ्लो। यू आपने राइट स्टेज पे बात की है कि ये अटकने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को डर क्या लग रहा है कि ये अभी नीचे आ गया तो बड़ा क्रैश आ गया तो। बट ऐसा जो इंडिकेशन हम मार्केट को, जो फिजिकल मार्केट को ट्रैक करते हैं, फ्यूचर्स को ट्रैक करते हैं, यूएस के डेटा, ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं, तो ऐसा खुला दिख रहा है कि गोल्ड में वॉलेटिलिटी आ सकती है, पर बड़ी मंदी आने का अभी कोई गुंजाइश नहीं है। तो डरना नहीं चाहिए, यही बात की मैं पुष्टि कर रहा हूँ। और डिप पे बाय करना चाहिए और ये दिवाली तक आ जाना चाहिए 1,11,000 12,000 का टारगेट। 11-12 तक यहाँ पर सोना देखने को मिल सकता है दिवाली पे। लेकिन कुणाल, चांदी पर क्या सेंस है? क्योंकि आउट परफॉर्मेंस हमने यहाँ से आते हुए देखी है, इसने भी ऑलमोस्ट अपने सारे टारगेट्स पूरे किए हैं जो हम इस साल के अंत तक की बात कर रहे थे। अब क्योंकि मोमेंटम स्टिल ऑन द हायर साइड है, 1,15,000 की चांदी के ऊपर कारोबार हो रहा है, यहाँ पर क्या सेंस है? सेम है सिल्वर में भी। सिल्वर में इनफैक्ट गोल्ड से ज्यादा टाइटनेस दिख रही है हमको। सिल्वर में अभी मुझे जो लग रहा है, सिल्वर को फायदा मिलेगा बेस मेटल में, क्योंकि ये जो रेट कट साइकिल चालू हो रही है, एक चाइना में स्टेबिलिटी आके डेटा अच्छा आने चालू हुए है, तो मुझे लग रहा है अभी इंडस्ट्रियल मेटल का नंबर है, अभी जो तेजी होने वाली है वो मेटल्स में होने वाली है। तो सिल्वर को डबल जोर से बूस्ट मिलने वाला है। तो एक साइड पे गोल्ड की तेजी का बूस्ट सिल्वर को मिल रहा है, और अभी मेरा ऐसा मानना है कि मेटल के प्राइसेस भी जोर से बढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केट में। एलएमई पे कॉपर हो जाएगा $11,000, जिंक बढ़ेगा, एल्यूमिनियम बढ़ेगा, तो इसके पीछे सिल्वर में भी बड़ी तेजी होने वाली है। तो सिल्वर मुझे लग रहा है इट इज हेडिंग टुवर्ड्स $45 ऑन सीएमई, और इंडिया में दैट शुड ट्रांसलेट इनटू 1,35,000।
अच्छी खासी तेजी यहाँ पर मेटल्स में एक्सपेक्टेड है और जिस तरह से हमने यूएस के डेटा आते हुए देखे हैं ऑन द वीकर साइड है। चाइना से फिर से एक्सपेक्टेशन है कि स्टिमुलस निकल के आएगा और जिस तरह की कंसर्न्स मार्केट में है प्रेशियस मेटल्स में तो उसका फायदा है ही, साथ ही बेस मेटल्स में भी जैसे कुणाल कह रहे हैं जो रिन्यूएबल मेटल्स हैं यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन फोकस अब यहाँ पर पंजाब फ्लड्स पे डाल लेते हैं जिसका काफ़ी सारी वीडियोज़ और हमने पिक्चर्स और किस तरह की रिपोर्ट्स वहाँ पर आते हुए देखी हैं। जान माल की हानि वहाँ पर है, लाइव स्टॉक को कंसर्न्स हैं और साथ ही साथ फसल पर भी नुकसान यहाँ पर निकल के आया है। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं यहाँ पर इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग। प्रेम जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। काफ़ी सारे नंबर्स हैं जिसके साथ इंडस्ट्री काम कर रही है कि कितना राइस को नुकसान है, बासमती को भी यहाँ पर नुकसान की आशंकाएं हैं। अर्ली डेज हैं लेकिन कुछ असेसमेंट अब निकल के आ रही है, क्या नंबर्स हैं आपके पास? देखिए, जो पंजाब के अंदर कुछ जो है, पंजाब की हिस्सेदारी बासमती राइस के ऊपर और टोटल राइस के ऊपर माने तो 30% की है। तो उसके अंदर से अभी पिछले 4 दिन के अंदर काफी मौसम साफ हुआ है और धूप निकली है, तो उसकी वजह से क्लियर होने से और बारिश ने भी थोड़ा सा ऊपर वाले का रहम रहा है इसके ऊपर। तो अभी लगता है कि ये जो क्रॉप जो पहले लग रहा है कि 30% के आसपास में डैमेज होगी, तो ये लगता है 30% ना होके ये शायद 17-18% के आंकड़े आएंगे इसके अंदर डैमेज होने के राइस की जो पैडी है। तो इससे ज़्यादा नहीं होगा और इसको हम दूसरे स्टेट से जितना पंजाब जो नुकसान होगा हरियाणा से या यूपी से, इसको हम सस्टेन कर पाएंगे और इसके ऊपर हमारे राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये मानना है कि पंजाब के किसानों को जरूर इसका 17 से 18% का लॉस होगा। प्रेमगढ़ जी, अगर हम प्राइसेस देखें तो 3 साल में सबसे लोज हैं इंडियन मार्केट्स में। ऑफ कोर्स बाजार भी शायद ये असेस करके चल रहा है कि बहुत बड़ा डैमेज नहीं है। इन एनी केस फसल ज़्यादा थी, इंडिया के पास स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी राइस अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है, प्राइसेस वहाँ पर भी वीक हैं। एज अ राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन किस तरह से आप ये हालात देखते हैं? देखिए, हम इसको हालात को देख रहे हैं कि भी जरूर इसके अंदर एक हालात थोड़े से बड़े इसको कहेंगे सोचने वाले हैं राइस के ट्रेड के लिए, क्योंकि राइस का जो ट्रेड हम लोग भारत से करते थे पहले 20 से 22 मिलियन टन ईयर एंड ईयर, तो इस साल वो आंकड़े थोड़ा पहुंचने में तकलीफ लग रही है क्योंकि हमारे जो कंपटीटर कंट्रीज हैं सभी के प्राइसेस काफ़ी नीचे हैं, जिसको मेनली पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम तो या वर्मा। आज हमारे से कम वर्मा 50 से $40, $60 तक नीचे प्राइस में बेच रहा है। तो हमारे के एक चैलेंजेस तो हैं, इसी को चैलेंज को कवर करते हुए हम लोगों ने एक इसके अंदर काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर, जैसे भारत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री, सबने मिलकर एक पहल की है जिसके लिए भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ, जो कि 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम दिल्ली में होगी, जिसमें 1000 से ऊपर बायरों को बुलाया गया है। 2500 के करीब पूरे राइस स्टेक होल्डर्स को हैं, फार्मर्स को भी उसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का भी यही एम है कि किस तरीके से राइस को बढ़ावा मिले। इसको जो हम 20-22 मिलियन टन करते थे कंपटीशन के अंदर आकर, इसको हम किसी भी तरीके से आज के दिन हम इस राइस को क्वांटिटी को बढ़ाकर मिनिमम 28 से 30 मिलियन टन तक कैसे ले जाएं, क्योंकि हमारे पास सरप्लस स्टॉक्स हैं और जिसके अंदर गवर्नमेंट काफी ओएमएस के थ्रू बेचने की कोशिश कर रही है, पर उसके अंदर आज क्वांटिटी जितनी भी निकालते हैं वीकली, उसका 30-40% ही मैक्सिमम बिक पाता है। उसके अंदर भी बायर्स नहीं आ रहे हैं सामने। तो हमारे को नए नए कंट्रियां ढूंढनी पड़ेंगी और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उसी से इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। हाँ, बासमती राइस की हम बात करें तो बासमती राइस के अंदर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाजार बहुत ज्यादा घटने चाहिए और इसके बाद बाजार में वापस कुछ ना कुछ 10-15% का आपको लॉन्ग रन के अंदर अगले आने वाले 3-4 महीने के अंदर कुछ प्लस ही नजर आएगा। प्रेम जी, आप कह रहे हैं कि 3-4 महीने में बासमती के भाव यहाँ से 10-12% बढ़ जाएंगे? जी बिल्कुल, इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि बासमती के अंदर अभी कुछ कंट्रियों ने ऑलरेडी चालू किया और जो हम ये भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इससे आप लास्ट ईयर के मैं आंकड़े लूं तो मेरे पास जो आंकड़े आए हैं लगभग 60,000 टन हमने शुरुआत के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया है बासमती राइस का, जो हमारे को लगता है इस कॉन्फ्रेंस के बाद मिनिमम हम इसको 4 से 5 लाख टन तक इस क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि बासमती के अंदर उसकी डिमांड बढ़े। तो उसका जो डिमांड हमारे को एक्स्ट्रा मिलेगी तो डेफिनेटली इसका बासमती राइस के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में 17-18% का
जो एक डाउनफॉल रहेगा क्रॉप के अंदर, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के हमें 8 से 10% के करीब का इसमें प्राइस के अंदर प्राइस ऊपर जाते हुए लग रहे हैं बासमती राइस के अंदर। पर नॉन बासमती राइस के अंदर अभी ऐसी कोई होप नहीं है, और नॉन बासमती राइस यहीं पर रहेगा। और नॉन बासमती नॉन राइस में प्रेम गर्ग जी पिछले एक साल में अगर हम देखें तो किस तरह का प्राइस डिक्लाइन देखने को मिला है? लास्ट ईयर नॉन बासमती राइस जो था $450 जो ट्रेड हो रहा था, उससे घटते घटते आज ये 460 $450 पर, सॉरी $350 के ऊपर यह आ चुका है। और आने वाले ट्रेंड के अंदर हमें लगता है इसके अंदर $25 से $30 और प्राइस नीचे आने की गुंजाइश है, और ये होना भी चाहिए। और यदि ओएमएस के ऊपर डिपेंड करता है कि भी कैसे सिचुएशन रहती है, गवर्नमेंट इसको अपने स्टॉक से निकालती है या आगे अब जो नई क्रॉप आने वाली है 3 महीने के बाद, तो उसके ऊपर भी कंट्री के अंदर काफी दबाव रहेगा। तो प्राइसेज मैं यहां से देखता हूं नॉन बासमती के अंदर मिनिमम $25 से $30 और प्राइस नीचे गिरेंगे। तो यानी पिछले साल जो $450 था वो इस साल $325 यहाँ पर नॉन बासमती हम आता हुआ देखेंगे। एक सवाल आपसे जीएसटी पर, ऑफ कोर्स सभी ने यहाँ पर इसको चीयर तो किया ही है, लेकिन कुछ बहुत उम्मीदें हैं, सभी सेक्टर ने बोला कि एक ये चीजें यहाँ पर और मिल जाती, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रही? नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसको जो जीएसटी किया है गवर्नमेंट ने, इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, और ऐसे टाइम पर किया कि जब रिक्वायरमेंट भी थी हमारी इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए। आज 1230 करोड़ रुपए के लगभग हमारे राइस ट्रेड का भी जीएसटी में जो डिले होता है 60 दिन से 90 डेज के अंदर रिलीज होता है, जो आज 7 दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा किसी भी बेनिफिट मिलता है, चाहे वो अमाउंट इतना बहुत बड़ा नहीं है पूरे ट्रेड के लिए देखा जाए, पर आज किसी भी एक छोटी कंपनी को यदि 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए जीएसटी से रिफंड लेना है, तो एक कैश फ्लो के अंदर उसको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है उसको, ये इंटरेस्ट फ्री एक फंड है। तो जीएसटी एक हमारी इंडस्ट्री भी इसको बहुत अच्छे से देखती है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी कुल सिर्फ राइस के ऊपर जो पैकिंग है 5% का उसके ऊपर जीएसटी लगता है। अदरवाइज आप काफी आइटम है जो पैकिंग मटेरियल हैं, या हम एक्सपोर्ट के लिए सर्विस टैक्स वगैरह पे करते हैं, उस पर 18% पे करते हैं, तो एक्यूमुलेट होकर काफी बड़ी अमाउंट बनती है। और उसको हम गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए हैं जीएसटी के लिए, जो हमारे ट्रेड के लिए वाकई बहुत अच्छे हैं। पॉइंट टेकन। प्रेम गर्ग जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर फ्लड से क्या इम्पैक्ट है, एक्सपोर्ट के नंबर्स कैसे नजर आ सकते हैं, और ऑफ कोर्स जीएसटी इम्पैक्ट और नॉन बासमती के प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, उन सभी पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा काफ़ी उम्मीद है आपको बीआईआरसी से जो आप इवेंट करने जा रहे हैं कि सभी साथ जुड़ेंगे और चावल के एक्सपोर्ट्स के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से कुछ निकाल यहाँ पर निकलेगा। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर चावल की, लेकिन एक फोकस यहाँ पर क्रूड ऑयल पे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। कुणाल, ओवर द वीकेंड हमने ओपेक की मीटिंग आते हुए देखी, जहां पर प्रोडक्शन इंक्रीज एक्सपेक्टेशन से तो कम है ही, और साथ ही साथ जो पिछले महीनों में हमने आउटपुट इंक्रीज आता हुआ देखा है उससे भी थोड़ा कम है। तो एक इमीडिएट फिलिप यहां पर जरूर प्राइसेस में मिला है, लेकिन कितना सस्टेनेबल? आई थिंक ये सस्टेनेबल है। वन ऑफ द रीजन ओपेक प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड भी आगे जाके इंप्रूव होने वाली है। दूसरा, यूएस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल, और यूएस में अभी आप देखेंगे डेटा कंटिन्यूस नेगेटिव आ रहा है। अगर रेट कट होता है दैट विल बी अ बूस्ट फॉर क्रूड ऑयल, नंबर 2। नंबर 3, यूएस से यहाँ से प्रोडक्शन बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कम है। यहाँ से यूएस का प्रोडक्शन या तो फ्लैट रहेगा या फिर डिक्लाइन होगा। फोर्थ, प्रोबेबली इफ यू सी ग्लोबली द रिफाइनरी रन्स नाउ, अभी विंटर स्टार्ट होगा तो रिफाइनरी रन्स बढ़ेंगे तो क्रूड का कंजम्पशन और बढ़ेगा। सो ये सब फैक्टर मिला के $60 के नीचे मंदी नहीं लग रहा है WTI, और ये डिप पे बाय करना चाहिए। मुझे लग रहा है WTI धीरे धीरे आपको $66-67 तक जाते हुए देखने मिल सकता है। कुणाल, साथ ही साथ आपने काफी तेजी यहाँ पर मेटल्स में तो बताई ही है, लेकिन उसके रीजंस क्या हैं वो नहीं बताए। क्यों आपको लगता है? क्योंकि जिस तरह से वीक डेटा है तो कॉपर में ऑल टाइम हाईज रिन्यूएबल्स की तरफ से आते हुए नजर आएंगे, या फिर आपको लगता है इन्वेंट्री कंसर्न्स हैं? देखिए अभी हो क्या रहा है कि हम लोग सिर्फ यूएस को देख रहे हैं, पर चाइना की साइड से आप डेटा देखेंगे। सो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग PMI में रिबाउंड है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना इज नाउ फॉलोइंग द इनवॉल्यूशन पॉलिसी। जैसे रिवॉल्यूशन होता है उसका अपोजिट होता है इनवॉल्यूशन। सो इनवॉल्यूशन पॉलिसी में होता क्या है कि जो जो चीजों में चाइना में ओवर कैपेसिटी है वो कैपेसिटी को चाइना कम करने वाली है। सो जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में चाइना की कैपेसिटी है स्मेल्टिंग की अराउंड 38 मिलियन टन, 75-78 मिलियन की मार्केट में से मोर देन 45% कैपेसिटी चाइना में है, और आगे जाके
अगर ये टैरिफ के कारण चाइना का एल्यूमिनियम यूएस नहीं जा पाता है, तो चाइना विल कट डाउन देयर कैपेसिटी बाय 2-3 मिलियन टन्स। सो जैसे ये 2-3 मिलियन टन्स की कैपेसिटी कम होगी, इमीडिएटली मार्केट में शॉर्टेज फील होगी, तो प्राइजेस वेट नहीं करेंगे, प्राइजेस पहले ही बढ़ जाएंगे। सो मैं मेटल्स में बात करूंगा, कॉपर में इन्वोल्यूशन पॉलिसी के तहत स्मेल्टिंग कैपेसिटी कम की जाएगी। एल्यूमिनियम में इन्वोल्यूशन पॉलिसी के अंडर कैपेसिटी कम की जाएगी। बहुत सारी केमिकल्स में कैपेसिटी कम की जाएगी। सो ये आने वाले 3 से 6 महीने का जो थीम है चाइना में, वो है इन्वोल्यूशन पॉलिसी। एंड इन्वोल्यूशन पॉलिसी के अंडर मेटल्स का कंजम्पशन, मेटल का प्रोडक्शन कम होगा, और ग्लोबली रेट कट के कारण मेटल्स की डिमांड बढ़ेगी। तो परफेक्ट टाइम है मेटल में लॉन्ग जाने के लिए। छोटा मोटे डिप फॉल की राह मत देखिए, बाई पोजीशन कर दीजिए। कॉपर $10,000 के ऊपर जाने, 10,000 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट $11,000। और सेम वे एल्यूमिनियम एमसीएक्स पे अगर आप देखेंगे, इट इज हेडिंग टूवर्ड्स 2850 $2,900 है। और सॉरी, एलएमई पे और एमसीएक्स पे अराउंड 265-270 की ओर एल्यूमिनियम जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं बहुत तेजी में हूँ मेटल्स में, और ओवरऑल कमोडिटी में तेजी का ये जो रुख है वो कंटिन्यू रहेगा, मोमेंटम तेजी का ही रहेगा। ऑलराइट, आशा है हमारे व्यूअर्स ने वो नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि कुणाल इस साल की तेजी में, रादर शुरुआत में बहुत तेजी में थे सोने चांदी में, और हमने वो लेवल्स आते हुए देखे भी हैं। और मेटल्स में अब जिस तरह की बढ़त देखने को मिली है, आगे जाकर बरकरार रह सकती है। काफ़ी अच्छे खासे चार्ट्स वहाँ पर कॉपर एल्यूमिनियम सभी के लिए बनते हुए। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे रोल ऑफ फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साथ। अब रूरल फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया है। नवनीत, नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स जीएसटी में सबसे बड़ा चीयर हमने निकल के आता हुआ देखा है, और पहले जीएसटी की बात कर लेते हैं, जहां पर अब मिलर्स की मांग है कि जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आटा, मैदा, सूजी, इनके ऊपर भी जीएसटी निल किया जाए। क्या रिप्रेजेंटेशन है एज ऑफ नाउ? जो जीएसटी है उससे क्या इम्पैक्ट है? मैम, एज ऑफ नाउ वैसे तो जीएसटी में बहुत अच्छा सरकार ने हम लोगों के लिए किया है। उन्होंने रोटी, परोठा और खाखरा, पिज़्ज़ा, ब्रेड, इन पे जीएसटी रेट जो 18% और 5% थी उसको निल कर दिया है। और इसी के साथ ब्रेड, ये पिज़्ज़ा में, ये पास्ता और बिस्किट्स में भी उन्होंने रेट्स को घटा करके 18% से 5% कर दिया है। तो देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री को इससे बूस्ट मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है, और हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं सरकार का, जिन्होंने बहुत अच्छे से रैशनलाइज किया है। लेकिन एक समस्या इसके साथ में ये भी आ गई है, कहीं न कहीं ओवरसाइट हुई है, और हमारा मानना है कि एक भूल रह गई कि जो हमारी आटा, मैदा, सूजी और ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो की इंग्रीडिएंट्स हैं आज रोटी बनाने के और हमारी स्टेपल डाइट का एक हिस्सा है, उसमें 25 केजी तक जो हम आटा, मैदा, सूजी पैक करके और दे रहे हैं, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन में जाता है। बेसिकली एक हाउस होल्ड पैक हो गया कि 10 केजी, 5 केजी में आटा जा रहा है, उस पे आज 5% जीएसटी है। तो हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट किया है कि इस पे भी अगर वो जीएसटी हटा देते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए एक ये जो एनोमली है, ये खत्म हो जाएगी, और हमारे लिए भी राहत की सांस रहेगी, और कंज्यूमर के लिए भी एक राहत की सांस रहेगी। उनका हाउस होल्ड बजट कहीं न कहीं इससे कम हो पाएगा और वो संपन्न हो पाएँगे। ऑफ कोर्स सभी सेक्टर्स में लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर या ओवरसाइट है या बाकी रह गया है इन सेंस ऑफ लॉजिक देयर, और आशा है कि ऑफ कोर्स सरकार इसे रीवैल्यूएट भी करेगी। नवनीत, साथ ही साथ काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये भी दिखाती हैं कि जो गेहूं थी वो कई जगह पे जहाँ पर बाहर स्टोर हुई थी, पंजाब हरियाणा में, वहाँ पर भी कुछ चिंताएं हैं। तो मिलर्स के पास किस तरह का जो स्टॉक था और किस तरह से वो था, क्या कुछ खबरें हैं आपके पास पंजाब हरियाणा से? क्या असेसमेंट है वहाँ पर इस चीज़ को लेकर? मैम, अनडाउटेडली ये 20 साल का सबसे खराब फ्लड्स जो हमने इस बार पंजाब में देखा है, और इसके लिए हमारी संवेदना है किसान के साथ भी और पंजाब के लोगों के साथ भी। कई जगह रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लो लाइंग एरियाज में जो गेहूं लगे हुए थे, या ओपन में जो गेहूं लगे हुए थे, या कुछ किसानों ने गेहूं रख रखा था, तो वहाँ पे पानी एंटर हो गया है, और तकलीफ का विषय है, क्योंकि पानी निकलेगा, उसके बाद में वो गेहूँ को सुखाना होगा, कितना उसमें डैमेज होगा, कितना सही रहेगा, ये देखने वाली बात है। अभी इनिशियली इनका जो सर्वे हुआ उसके हिसाब से जो समझ में आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा वैसा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इम्पैक्ट है ज़रूर। तो ये देखने वाली बात है कि ये आगे जैसे ही वहाँ ये पानी सारा निकलेगा, तो पता चलेगा कि कितना हमारे ऊपर इम्पैक्ट आया है।
और इसके लिए हम उनके लोगों के साथ में, पंजाब के लोगों के साथ में हमारी बहुत संवेदना भी है और ऐसी तकलीफ नहीं आए, भगवान नहीं दे तकलीफ, तो इससे बहुत राहत रहेगी। और अब इस सिलसिले में हम ये चाहेंगे कि भई सरकार हमारे को वहाँ पंजाब के लोगों को पूरी मदद दे और कहीं न कहीं अभी हमारे पास स्टॉक्स, सरकार के पास भी स्टॉक लेवल्स बहुत अच्छे हैं गेहूँ के, तो वैसे कोई तकलीफ नहीं है हमारे देश में। आज कोई गेहूँ के भाव भी नहीं बढ़े हैं। इस साल तो बहुत आराम से चल रहे हैं, गेहूँ के भाव में कोई तेज़ी दिख नहीं रही है और आते हुए फेस्टिव सीज़न्स हैं, उसमें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी की संभावनाएँ दिख रही हैं। नवनीत, किस तरह की अवेलेबिलिटी है एज ऑफ नाउ मार्केट्स में? क्योंकि ये बात हम लगातार यहाँ पर बोलते रहे हैं कि गेहूं की अवेलेबिलिटी को लेकर कोई चिंता नहीं है, सरकार की प्रोक्योरमेंट अच्छी है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, प्राइवेट के पास भी माल पर्याप्त है। हाँ, अवेलेबिलिटी सब जगह मेंटेन्ड है मैम, और इस समय कहीं पे भी कोई अवेलेबिलिटी को लेकर के समस्या नहीं है, प्राइसेज़ भी सब अच्छे हैं। सरकार के पास भी भरपूर गेहूँ है इस साल, तो कहीं पे भी अगर ऐसा कोई क्राइसिस दिखती है गेहूँ की, तो सरकार सक्षम है और तुरंत दे सकती है, ओएमएसएस के थ्रू छोड़ सकती है। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, अभी तक सरकार ने कोई गेहूँ का ओएमएसएस की पॉलिसी पे, व्हीट की पॉलिसी पे कोई डिसीज़न लिया नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक सरकार ओएमएसएस व्हीट की पॉलिसी पे कोई ना कोई डिसीजन लेकर के ज़रूर आएगी। हम्म किस तरह के प्राइसेस जाने की उम्मीद है नवनीत? जैसे आपने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, तो क्या रेंज बनती हुई देखते हैं आप? मैम, रेंज बनती फिलहाल जो प्राइसेस हैं वो कहीं न कहीं 2750 रुपए की रेंज में व्हीट चल रही है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जो प्रोक्योरिंग स्टेट्स हैं। और हमारा मानना है कि ये फेस्टिव सीज़न दिवाली के आस-पास ये कहीं न कहीं 2900 रुपए तक आनी चाहिए रेट्स, क्योंकि अब डिमांड का भी समय आ गया, साइड बाय साइड बारिश भी खत्म होगी, तो कहीं न कहीं जो पाइपलाइन है, जो अभी हमारे प्रोडक्ट्स की खाली चल रही है मार्केट में, वहाँ पे भी डिमांड आएँगी, तो ये व्हीट के प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ने चाहिए। आपने शुरुआत में ही यहाँ पर सूजी मैदा की बात करी, वहाँ पर किस तरह की डिमांड है और वहाँ पर क्या प्राइस ट्रेंड्स रहे? प्राइस ट्रेंड्स अभी तो फ्लैट मार्केट चल रहा है। पिछले 1 महीने से डिमांड भी कम थी, बारिशें बहुत थी, और उम्मीद है कि अब उनके सूजी मैदा की भी डिमांड उठनी चाहिए, क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न है, फेस्टिव सीज़न में इनका बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। तो उसमें भी थोड़ा-सा डिमांड आएगा तो राहत रहेगी। इंडस्ट्री इसका एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट 1 वीक में इसकी डिमांड खुल जानी चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। हम्म तो जहाँ तक गेहूं की बात है, यहाँ पर ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी को लेकर और कंज्यूमर के स्तर पे यहाँ पर कोई भी चिंता बाजार में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। दो एक चीजें हैं, एक तो ये कि पंजाब पे नजर रखनी होगी कि जो ओपन मार्केट में गेहूं यहाँ पर स्टोर्ड था, वहां पर किस तरह का डैमेज है, और दूसरा देखना होगा कि ओएमएसएस का डिसीजन किस तरह से आता है इस महीने के अंत तक। ये दोनों ही चीजें ऑफ कोर्स डिसाइड करेंगी कि आगे जाकर प्राइसेस कैसे जाएंगे। लेकिन जैसे नवनीत हमें बता रहे हैं कि हल्की सी दिवाली के समय पे हम भाव बढ़ता हुआ देखते ही हैं, चाहे वो गेहूं है, सूजी है या फिर मैदा है, लेकिन अवेलेबिलिटी को लेकर ना प्राइवेट के पास ना सरकार के पास कोई भी चिंता का मौका है। वेल नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी डिटेल्ड एनालिसिस हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।